बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं हालात। मैं हूँ सईद चौधरी। मुज़ाकरात पीटीआई वालों के लिए शेर बनते जा रहे हैं। कभी वो एक दर पे दस्तक देते हैं, कभी दूसरा दरवाज़ा खटखटाते हैं, कभी रॉन्ग नंबर पे वो कॉल कर देते हैं, कभी गलत नंबर पे मैसेज भेज देते हैं। इस हवाले से बात करेंगे। और दूसरा ये कि गुज़श्ता रोज़ निकल के अपने व्लॉग में मैंने ये अर्ज़ किया था कि मैं मिलिट्री कोर्ट्स केस पर एक तफसीली व्लॉग करना चाहता हूँ। जुमेरात और जुमा के रोज़ आईनी बेंच ने जो ऑब्जर्वेशंस दी और रिमार्क्स दिए, उससे बहुत सारे लोगों ने ये नतीजा अखज़ कर लिया और खुशफहमी का शिकार हो गए कि 5 रुकनी बेंच ने, जो एजाज़ुल एहसन साहब वाला बेंच था, तो उस बेंच ने जो आर्मी एक्ट का सेक्शन 21B और ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट की कुछ दफात जो हैं वो कलदम की हैं, तो उसके खिलाफ जो अपीलें हैं हुकूमत की और सूबाई हुकूमतों की, वो मुस्तरद हो जाएंगी आईनी बेंच से। ये नतीजा उन्होंने कैसे अखज़ किया? बहुत सारे रिमार्क्स जो हैं जजों की तरफ से आ रहे थे। तो पहले दिन जब ये कार्रवाई हुई है, तो उस वक्त जस्टिस मोहम्मद अली मदर साहब ने जो सवालात उठाए थे, वो जो चौकी वाला एक इशू आ गया था, मिस्टर जैसे जमाल खान मंदोखेल साहब ने एक सवाल किया था कि जनाब, अगर चौकी के बाहर लोग खड़े हों, एहतजाज कर रहे हों, तो फिर क्या उनके ऊपर आर्मी एक्ट का इतलाक होगा? क्या उनका जो ट्रायल है वो मिलिट्री कोर्ट्स में जाएगा? तो इस पे मिस्टर जस्टिस मोहम्मद अली मदर साहब ने ये रिमार्क्स दिए थे कि अगर वो अंदर चले जाते हैं, चौकी के अंदर जाते हैं, तो फिर ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट का इतलाक होगा। और ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट का इतलाक होता है तो फिर ज़ाहिर है उनका जो केस है वो मिलिट्री कोर्ट में जाएगा, वो सिविलियन हो या फिर फौजी हो। इस तरह का एक तासर आया था। लेकिन उसके बाद जुमरात और जुमा के रोज़ जो सवालात किए गए, जजों की जो काबिलियत है, मिलिट्री कोर्ट्स के जो प्रिजाइडिंग अफसर और दीगर जजेस हैं, उनकी जो काबिलियत है उस पर सवालात उठाए गए। और फिर ये भी कि माजी में जो वाक़यात हुए हैं, जीएचक्यू पे जो हमला हुआ, फैसल एयरबेस पे जो हमला हुआ, परवेज़ मुशर्रफ का जो त्यारा अगवा वाला केस था, इस हवाले से जो बातें हुई, तो क्या ये मुकदमात जो हैं इनका आम इंसदाद दहशतगर्दी की अदालतों में जो है ये ट्रायल हुआ या फिर ये मिलिट्री कोर्ट्स में ट्रायल हुआ? तो इससे अमूमी तासर ये लिया गया कि शायद इन लोगों का जो ट्रायल है वो इंसदाद दहशतगर्दी की अदालतों में हुआ है। और परवेज़ मुशर्रफ साहब वाले जो त्यारे वाला केस था, उसमें तो वाज़ेह कर दिया जो वज़ारत दिफ़ा के हमारे वकील हैं ख्वाजा हारिस अहमद साहब ने, कि जनाब जो हाईजैक अगर त्यारा किया जाता है, आम त्यारा अगर हाईजैक कर लिया जाए, तो उसके लिए अलग कानून है। वो आम अदालतों में उसका जो है वो ट्रायल होता है, वो मिलिट्री कोर्ट्स में नहीं जाता। लेकिन वहाँ सवाल ये था कि उसमें चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जो है परवेज़ मुशर्रफ साहब, वो मौजूद थे। तो ये गैर मुतल्लका इस तरह से हो गया कि ये उस केस में जो अगवा का केस बनाया गया था, ख्वाजा हारिस अहमद साहब ने भी इस हवाले से अदालत को बताया कि वो केस जो है वो झूठा साबित हुआ था और मियाँ नवाज शरीफ साहब जो है उस केस से बरी हो गए थे। तहम ये उन्होंने बताया कि जनाब जो प्यारा अगवा जो है वो उसका जो है वो मिलिट्री कोर्ट्स में उसका ट्रायल नहीं हो सकता, जो हमारे मुरवजा कानून है उनके मुताबिक। तो इससे ये तासर लिया बहुत सारे लोगों ने कि वो जो 5 रुकनी बेंच का फैसला है वही बरकरार रहेगा। अच्छा, वैसे तो सिविलियंस का जो मिलिट्री कोर्ट में ट्रायल होता है, कोई भी शख्स जो है उसका हामी नहीं हो सकता। आइन और कानून की बालादस्ती की जो बात करने वाले, उन पर अमल दरामद की जो बात करने वाले लोग हैं, वो उसके हामी नहीं हो सकते। लेकिन मेरा नुक्ता नज़र कुछ और है। मैं ये अर्ज कर रहा हूँ कि ये 9 मई के मुल्जमान हैं, ये मुल्जमान सिविलियन नहीं रहते। अगर वो हमलावर होते हैं, जलाओ घराओं में शरीक होते हैं, आग लगाते हैं, दरवाजे तोड़ के जना हाउस में जना हाउस के अंदर दाखिल हो जाते हैं, मियाँ वाली एयरबेस के अंदर चले जाते हैं, आईएसआई के दफ्तर फैसलाबाद में चले जाते हैं, जीएचक्यू के अंदर हमलावर हो जाते हैं, तो फिर वो मिलिटेंट हो जाते हैं, वो हमलावर हो जाते हैं। उन्हें हमलावर जो है तस्वर किया जाएगा, वो सिविलियन नहीं रहते। और दूसरी जो बात है कि जो फैसल एयरबेस पे जब हमला हुआ था, तो उन लोगों का जो केस है वो ईटीसी में इंसदाद दहशतगर्दी की अदालत में नहीं गया था, एक बात। और दूसरी बात उसमें ये है कि जीएचक्यू पे जब हमला हुआ था, जिसमें एक ब्रिगेडियर साहब जो जस्टिस खलील रहमान रमदे साहब के करीबी अजीज थे,
वो जनरल जुवैद इकबाल रमदे साहब थे, लेफ्टिनेंट जनरल, उनके भाई थे, वो शहीद हो गए थे। तो उन मुलजिमों का ट्रायल जो है वो भी मिलिट्री कोर्ट में हुआ था। इस केस की आईनी बेंच में जो समाअत हो रही है तो उसको मैं बड़े गौर से देख रहा हूँ, और जो अंदर अदालत में मौजूद होते हैं लोग या वकला, उनके साथ मेरी बात भी होती है, मैं उनसे भी इंफॉर्मेशन लेता हूँ। तो जो मैंने नतीजा निकाला है अब तक की कार्रवाई से, ये जो सवालात पूछे जा रहे हैं वो एक ख़ास नतीजे पे पहुंचने के लिए पूछे जा रहे हैं। अच्छा, ये जो 5 रुकनी बेंच ने 4-1 के साथ फैसला दिया था, 21D आर्मी एक्ट का कलअदम किया था, ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट के कुछ जो आर्टिकल्स हैं, कुछ दफात हैं, वो कलअदम कर दी गई थी। जो ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट है उसमें तो तरमीम कर दी गई है, 2023 में तरमीम कर दी गई थी उस फैसले के बाद, और वो ऑफिशियल सीक्रेट असल सूरत में बहाल हो चुका हुआ है। और उस हद तक मुझे ये लग रहा है कि ये जो फैसला है 5 रुकनी बेंच का, एजाजुल हसन साहब वाला जो बेंच था, उसका जो फैसला है वो गैर मौसर हो चुका है। लेकिन 21D वाला जो मामला है कि सिविलियंस का फौजी अदालतों में ट्रायल नहीं हो सकता उसके बाद, ये इस हद तक बेंच जो है ये मुतमिन है कि जो दफात कलअदम करने वाला की हद तक जो फैसला है 5 रुकनी बेंच का, वो दुरुस्त नहीं है। यानी वो फैसला जो है वो कलअदम हो जाएगा। लेकिन एक और चीज जो है, जो बेंच जिस नतीजे पे पहुंचना चाह रहा है, मुझे लग रहा है वो इस नतीजे पे पहुंचना चाह रहा है कि 9 मई वाले जो मुल्जिम 105 बल्कि अब मुजरिम हो चुके हुए हैं, जिनका ट्रायल मिलिट्री कोर्ट में हुआ है, क्या उनका केस आर्मी एक्ट या ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट के तहत आता है? क्या उनका ट्रायल जो है वो मिलिट्री कोर्ट्स में हो सकता है? ये एक सवाल है जिसका वो जवाब तलाश कर रहे हैं। अब ये जो मुशर्रफ का त्यारा गवाह करने वाली बात है, ख्वाजा हारिस अहमद साहब जो वकील हैं वज़ारत दिफा के, उन्होंने ये कह दिया कि जनाब परवेज़ मुशर्रफ के जो त्यारे वाला केस है वो ATC कोर्ट का केस था, वो मिलिट्री यानी वो हाईजैकिंग जो है वो आर्मी एक्ट के ताबे नहीं है। तो फिर उससे आगे जो सवाल किया है जस्टिस मुसर्रत हलाली साहबा ने, उन्होंने ये सवाल किया कि अगर कोई फौजी त्यारा है या लड़ाका त्यारा है, अगर उसे हाईजैक कर लिया जाता है, उसे अगवा कर लिया जाता है, तो फिर क्या पोजीशन होगी? तो इसका जवाब सीधा सीधा यही है कि वो ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट और आर्मी एक्ट के तहत एक जुर्म है। फौजी इंस्टॉलेशन में आता है ना वो चीज भी, जो त्यारा है, अगर कोई तोप जो है वो अगवा करके ले जाए या तोप छीन के ले जाए किसी फौजी दस्ते से, तो वो केस कहाँ चलना है? वो सीधी सी बात है, वो आर्मी एक्ट के तहत और ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट के तहत उस केस का ट्रायल जो है वो फौजी अदालत में चलना है। और ख्वाजा हारिस अहमद साहब, उनकी जहानत पे तो शक नहीं होना चाहिए, बड़े ज़हीन फ़तीन वकील हैं, बड़े लायक फायक हैं। लेकिन मुझे लगता है कि जो अदालत सवालात कर रही है वो उनके नताइज की परवाह किए बगैर दलाइल दे रहे हैं। इसीलिए नईम अख्तर अफगान साहब ने समाअत पे ये कहा था, एक समाअत पे, कि जनाब लगता है ख्वाजा हारिस अहमद साहब की तैयारी नहीं है। और फिर एक दिन यानी जुमरात वाले दिन मेरा ख्याल है, ये मिस्टर जस्टिस जमाल खान मुंदोखेल साहब ने एक जज साहब का, किसी साबिक जज साहब के मुकालमे का जिक्र किया किसी वकील साहब के साथ कि आपके दलाइल तो बहुत अच्छे हैं लेकिन मैं मुतासर नहीं हो सका। दूसरे लफ्ज़ों में ये कह रहे हैं कि जब जो हम सवालात कर रहे हैं उनके जवाब उस तरह नहीं आ रहे जिस तरह की तवक्को की जा सकती है आइन और कानून के तहत, आइन और कानून के ताबे रहते हुए जैसे दलाइल बनते हैं उस तरह के दलाइल नहीं दिए जा रहे। तो फिर बहरहाल वो अब एडिशनल एडवोकेट जनरल पंजाब, उन्होंने बात की है, पंजाब हुकूमत ने भी दलाइल देने हैं, अटारनी जनरल ने भी दलाइल देने हैं, एडिशनल अटारनी जनरल आमिर रहमान साहब जो हैं वो भी पेश हो रहे हैं। तो इसमें मिस्टर जस्टिस जमाल खान मुंदोखेल साहब ने, बल्कि इससे पहले जस्टिस मुसर्रत हलाली साहबा ने एक सवाल उठाया था कि जो फौजी अदालतों में ट्रायल कर रहे होते हैं प्रिजाइडिंग अफसर जो होते हैं, उनकी काबिलियत क्या होती है? उनकी काबिलियत के हवाले से जमाल खान मुंदोखेल साहब ने भी सवाल किया। उनके नाम, मुझे तो 34 साल का मेरा तजर्बा, मैं अभी भी नामुकम्मल हूँ, मैं नहीं समझता कि मेरी कानून पे मुकम्मल दस्तरस है। और ये जो लोग हैं ये सजाए मौत तक देने का इख्तियार रखते हैं, इनकी काबिलियत क्या है? ये एक सवाल पूछा गया। और फिर जस्टिस मुसर्रत हलाली साहबा ने एक सवाल किया कि जनाब मेरी इत्तला के मुताबिक केस की समाअत कुछ और लोग करते हैं, कोई और करता है, और जो फैसला है
वो कमांडिंग अफसर करता है। जब इन सवालात के जवाब आईनी बेंच के सामने रखे जाएंगे और मिलिट्री कोर्ट्स के तरीक़ाकार से आगाह किया जाएगा, तो मुझे ये लग रहा है कि जो सरकारी वकला हैं, जो लोग इंट्रा कोर्ट अपील में आए हुए, जो अदारे इंट्रा कोर्ट अपील में आए हुए हैं, उनके वकला मुतमिन करने में कामयाब हो जाएंगे। अब ये जो कमांडिंग अफसर वाली बात है कि वो फैसला सुनाता है, पहली बात, और जो काबिलियत वाली बात है, वो लोग जो होते हैं, जो एक आदमी नहीं केस की समाअत करता, बल्कि उनके साथ दो, यानी फर्ज करें कि अगर एक ब्रिगेडियर साहब हैं जो प्रिजाइड कर रहे हैं, उनके साथ दो कर्नल होंगे और उनके साथ एक जज एडवोकेट जनरल ब्रांच के साहब होंगे, और जज एडवोकेट जनरल ब्रांच के जो लोग हैं, वो तमाम लोग जो हैं वो लॉ ग्रेजुएट्स हैं, वो कानून को समझते हैं, तो वो रेगुलेट करने के लिए साथ बैठे होते हैं। और फिर ये नहीं कि वो सजा वो सुनाता है, ऐसा नहीं है। होता यह है कि ट्रायल मुकम्मल होने के बाद जो फौजी अदालत है, मिलिट्री कोर्ट है, वो फैसला अनाउंस नहीं करती, बल्कि वो फैसला तजवीज़ करके जो भी प्रोसीडिंग होती है, शहादतें जो भी उनके सामने आई होती है, उनके नतीजा निकाल के वो कमांडिंग अफसर को भेज देते हैं। और मेरा तो ख्याल है कि ये शफाफियत की तरफ एक और कदम है, शफाफ ट्रायल की तरफ, कि कमांडिंग अफसर साहब जो हैं वो शहादतें और जो नतीजा निकाला होता है, उनका जायज़ा लेके उनकी तस्दीक करते हैं। वो तस्दीकी दस्तखतों के लिए उनके पास जाता है, जिसके बाद फैसला जो है ये अनाउंस किया जाता है। वो अनाउंस करते हैं, वो फैसला करते नहीं। अगर वो समझते हैं कि ट्रायल में गड़बड़ हो गई है, शहादतों को सही तरीके से एग्जामिन नहीं किया गया, तो वो केस रिमांड भी कर सकते हैं और इनका जो फैसला है, जो इनकी सिफारिशात हैं, इनको मुस्तरद भी कर सकते हैं। और जमाल खान बंदोखेल साहब ने जो 34 साल की तजर्बे की बात की है कि जनाब इतना तजर्बा है मेरा, मैं भी मुकम्मल नहीं समझता, तो वो जो अंदर बैठे होते हैं उनका भी ट्रायल का तजर्बा होता है। जो मिलिट्री कोर्ट में जो प्रिजाइडिंग अफसर होते हैं, जो प्रिजाइडिंग अफसर के साथ दीगर लोग बैठे हैं, जज एडवोकेट जनरल ब्रांच के लोग होते हैं, वो सारे ट्रायल्स का तजर्बा रखते हैं, एक बात। और दूसरी बात यह है कि हमारे एडिशनल सेशन जजेस जो हैं, ये अगर 2-3 साल का तजर्बा हो और कत्ल के मुकदमे का ट्रायल उनके पास आ जाए, तो फिर उनका कितना का तजर्बा होता है। वो इसलिए जनाब कि मामला क्योंकि हाई कोर्ट में जाना होता है, इसलिए उनकी ना तजर्बाकारी को आप कह लें जनाब एक जवाब बख्श दिया जाता है, कोई गल नहीं, खैर है जनाब, अगर इन्होंने तो गलत फैसला भी हुए तो मामला हाई कोर्ट चल जाएगा। तो उधर भी यही है, जो मिलिट्री कोर्ट्स हैं, उसके बाद एपलेट कोर्ट होती है, फिर रहम की अपीलें होती हैं, फिर हाई कोर्ट में चैलेंज किया जा सकता है अगर शफाफ ट्रायल ना हो, और हाई कोर्ट के फैसले को फिर सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज किया जा सकता है। ये उसी तरह की अपील की जो अपील के जो फोरम है, वो तो वहाँ भी मौजूद है, इस जायज़ा लिया जा सकता है इसका। फिर एक और सवाल आईनी बेंच की तरफ से पूछा गया, बल्कि एक से ज़्यादा मरतबा पूछा गया, कि हमारे सामने जो FIRs रखी गई, मतलब 5 FIR जो हैं वो पेश की गई हैं, तो वो ये कहते हैं इसमें तो 780A की दफ़ा लगी हुई है, दीगर दफात लगी हुई हैं, लेकिन ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट की तो दफ़ा ही नहीं लगी हुई, तो फिर ये मामला फौजी अदालत में कैसे जा सकता है? ये बड़ा वैलिड सवाल है। लेकिन इसके साथ ही ये भी देखने वाली चीज़ है कि हतमी चालान सबमिट होने से पहले पहले जो पुलिस है उसके पास ये इख्तियार है कि वो तफ्तीश को मज़ीद आगे, उसका दायरा जो है मज़ीद वसी किया जा सकता है, मज़ीद दफात जो हैं उसमें शामिल की जा सकती हैं। और फिर जो लोग, ये भी एक सवाल किया गया कि इस बात का तयन कैसे किया गया कि इन लोगों का ट्रायल जो है वो मिलिट्री कोर्ट्स में होना है, तो वहाँ अदालत को ये बताया गया कि जनाब 9 मई के हवाले से 35 FIRs दर्ज हुई हैं और 5000 के करीब मुलजिम हैं, और इनमें से 105 लोग जो हैं उनका ट्रायल जो है वो फौजी अदालतों में है। 20 को पहले रिहा कर दिया गया था, 19 को बाद में रिहा कर दिया गया, और बाकी जो हैं इस वक्त अपील के मरहले में हैं, उनके जो मुकदमात हैं। तो ये अदालत को ये बताया गया कि जो लोग अंदर दाखिल हुए हैं, जिन्होंने जिना हाउस अंदर जाके जलाया है या अंदर गए हैं या मियाँ वाली एयरबेस के अंदर दाखिल हुए हैं, उन लोगों का जो ट्रायल है वो मिलिट्री कोर्ट्स में हुआ, क्योंकि वो ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट के ताबे आते हैं, उनके जो जराइम है वो, तो इसलिए उनका ट्रायल जो है वो वहाँ हुआ है। और फिर हवाले कैसे किया जाता है, ये 25 मई 2023 को जो पहली दरखास्त आई थी कि जनाब इन लोगों को हमारे हवाले किया जाए,
तो 16 मुलजमान थे जिन्होंने ये जिना हाउस पे जिन्होंने जलाओ किया था, अंदर दाखिल हुए थे, आग लगाई थी। तो 25 मई 2023 को कमांडिंग ऑफिसर जो हैं उनकी तरफ से इंसदाद दहशतगर्दी की अदालत में एक दरखास्त आई थी कि जनाब ये लोग जो हैं ये ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट की खिलाफ वर्जी के मुर्तकब हुए हैं। वो दफ़ा 3, 7 और 9 के तहत इनका ट्रायल जो है ये फौजी अदालतों में होना बनता है। अब ये जो इंसदाद दहशतगर्दी की अदालत है उसकी सवाबदीद पे था, सवाबदीद नहीं बल्कि उसने ये फैसला करना था कि ये केस मैंने सुनना है या इन मुलजमों को जो उनकी जो तहवील है ये फौजी अदालतों को देनी है। तो वहाँ प्रोसिक्यूशन ने एतराज़ नहीं किया, उसने तो बल्कि हाँ में हाँ मिलाई कि ठीक है जनाब भेज दे। तो ये अदालत ने फैसला किया था। इसका तरीक़ाकार यही है कि कमांडिंग अफसर जो हैं वो दरख्वास्त देते हैं इस मुतल्लिका अदालत को, ट्रायल कोर्ट को, और फिर ट्रायल कोर्ट जो इसका फैसला करती है कि जनाब ये केस कहाँ जाना है। ये जो अब तक अदालती कार्रवाई हुई है और मुमकिन दलाइल जो सामने आने वाले हैं उससे यही लगता है कि अदालत इस नतीजे पे पहुंच चुकी हुई है कि जो दफात कलदम की गई थी आर्मी एक्ट की और ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट की, उस हद तक फैसला दुरुस्त नहीं है। और दूसरा देखने वाली बात यह है कि जो मुलजम हैं ये उस क्राइटेरिया पे पूरा उतरते हैं कि इनका जो केस है ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट के तहत ये मिलिट्री कोर्ट में चलाया जा सकता है या नहीं चलाया जा सकता। क्राइटेरिया क्या होगा? तो इस हवाले से जो 5 रुकनी बेंच जिसने कलदम कर दी थी मुख्तलिफ दफात आर्मी एक्ट की और ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट की, अगर उनका फैसला बरकरार रहता है, कलदम नहीं होता, फिर ये सवाल पूछा गया कि क्या कुलभूषण यादव केस का हवाला देके क्या जसूस जो है मुल्क दुश्मन उसका ट्रायल मिलिट्री कोर्ट में हो सकता है? अगर वो दफात कलदम रहती हैं और 5 रुकनी बेंच का फैसला बरकरार रहता है, फिर अदालत को बताया गया और अदालत का भी यही ख्याल है कि फिर कुलभूषण यादव जैसे जो जासूस हैं उनका भी मिलिट्री कोर्ट में ट्रायल नहीं हो सकता, उनका कोर्ट मार्शल नहीं हो सकता। तो फिर इससे जो मैं ये नतीजा अख्ज़ कर रहा हूँ कि अदालत ये समझती है कि जुर्म की संगीनी के पेश नज़र ये देखना पड़ेगा कि ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट की किस हद तक खिलाफ वर्जी हुई है। और मुझे ये लग रहा है मुमकिन दलाइल जो सामने आएंगे तो अदालत को वो मुतमिन कर लेंगे इस हवाले से कि इन मुलज़िमों का जो ट्रायल हुआ है वो दुरुस्त हुआ है। वैसे भी अगर ये ट्रायल जो है अगर फ़र्ज़ करें ये फौजी अदालतों में सिविलियंस का ट्रायल नहीं हो सकता, इनको सिविलियंस की कैटेगरी से मेरा ख्याल निकाला जा सकता है। इन लोगों को ये जो 105 लोग जिनका ट्रायल हुआ है मिलिट्री कोर्ट्स में, ये ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट के तहत ही इनका ट्रायल जो है ये बनता है। इनको निकालना पड़ेगा, इनको हमलावर जो है वो साबित करना पड़ेगा। और मेरा नहीं ख्याल कि हुकूमत के जो वकला हैं उनके लिए ये कोई मुश्किल टास्क है। तो फिर मैं ये कहता हूँ कि वो जो खुशफहमियों का शिकार हैं और जो खुशखबरी सुनने के मुंतज़िर हैं वो ज़रा भी इंतज़ार करें, फैसला आने दें। और दूसरी जो मैं बात कर रहा हूँ कि मुज़ाकरात जो हैं वो पीटीआई की खेड़ बन गए हुए। ये इमरान खान साहब पहले ये कहा करते थे जनाब मैंने तो उनसे बात करनी है जो फैसला कर सकते हैं, उन्होंने घास नहीं डाली। फिर ये जनाब हुकूमत की तरफ चले गए, हुकूमत ने भी खास को लिफ्ट नहीं करवाई। फिर अपने तौर पे ही इन्होंने एक कमेटी बना दी, उन्होंने हुकूमत ने कमेटी को भी खास लिफ्ट नहीं करवाई। फिर कमेटी वाले जो स्पीकर से मिले एजाज सादिक साहब से, और फिर एजाज सादिक साहब बीच में पड़ गए, और फिर दूसरी तरफ से हुकूमत की तरफ से भी एक कमेटी बन गई, इनकी तरफ से एक कमेटी बन गई। और कमेटी के पहले इजलास में ये तय किया गया जनाब तहरीरी तौर पर अपने मुतालबात जो हैं ये पीटीआई वाले पेश करेंगे। और जब दूसरा इजलास होता है कमेटियों का तो वहाँ जनाब ये तहरीरी जो है तहरीरी तौर पे जो चार्टर ऑफ डिमांड है वो पेश नहीं करते। तो फिर ये कहते हैं हमने इमरान खान से फिर मिलना। पहले भी इन्होंने कहा, पहले जो इजलास में भी, कि हमने इमरान खान से हमारी मुलाकात करवाई, फिर हमारी मुलाकात करवाई जाए जनाब, और फिर मुलाकात के लिए भी उन्होंने लिफ्ट नहीं करवाई। उन्होंने कहा मुज़ाकरा तां चलणगे अगे जनाब अगर इमरान खान नाल मुलाकात होएगी, असीं उत्ते मंजूरी लेनी है। और इमरान खान साहब को शायद समझ आ रही थी, तो उन्होंने फिर जनाब ये पैगाम भेज दिया गौहर अली खान साहब के आद बैरिस्टर साहब के, जनाब ने कोई गल नहीं, तुसीं तहरीरी तौर पर दे दो तो मुज़ाकरात जेड़े ना इन्होंने जारी रखो। तो फिर इन्होंने ये ऐलान भी कर दिया, लेकिन इजलास फिर नहीं हो रहा। अब जो हामिद रजा साहब हैं सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल के और इमरान खान के तर्जमान, तो सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल की तरफ से 6 बजे के करीब एक मीडिया हाउसेस को एक ईमेल जो है वो मसूल होती है
जिसमें वो जो कहते हैं कि जनाब जो उमर अयूब साहब हैं, जो हमारी कमेटी के चेयरमैन हैं, उन्होंने एजाज सादक जो स्पीकर कौमी असम्बली, उनके साथ टेलीफोन पर रब्ता करने की कोशिश की मुतअद्दिद बार, लेकिन वो कोशिश कामयाब नहीं हो सकी। तो फिर हमने मैसेज के जरिए ये उनको ये कह दिया है कि जनाब हम 12 यानी इतवार वाले दिन 12 जनवरी और 13 जनवरी को अजलास के लिए तैयार हैं, अवेलेबल हैं। लेकिन उसके बाद 8 बजे के करीब टीवी चैनल्स पे इंटरव्यू चल रहा होता है या सादक साहब का, उनके साथ गुफ्तगू हो रही थी। वो कहते हैं जनाब मुझे तो अभी तक ना हुकूमत की तरफ से और ना ही पीटीआई की तरफ से आगाह किया गया है। अच्छा, अब अरफान सिद्दीकी साहब जो हैं, जो हुकूमती कमेटी के रुकन हैं, वो ये कहते हैं कि जनाब ये फैसला ये तय हुआ था पिछले इजलास में कि जो अगला इजलास है, अगली नशिस्त होगी, उसका तयन जो है ये पीटीआई वाले करेंगे। यानी पीटीआई वाले दरखास्त करेंगे कि जनाब फलां तरीक नूं रख लो। वो कहते असी कुछ नहीं करना, हुण पीटीआई वाले ने करना। अब वो कह रहे हैं जनाब हमने फोन किए, पैगाम भेजा, वो कहते हैं सामने तो कोई पैगाम नहीं मिला। यहां से अंदाजा हो सकता है कि अच्छा, फिर एक और बात जो है, ये जो शिबली फराज साहब हैं, उन्होंने ये कहा है, इमरान खान ने तो 31 जनवरी की डेडलाइन दी है ना कि 31 जनवरी तक मुज़ाकरात होगा तो ठीक है, वरना बस ठीक है। फिर तो शिबली फराज साहब ने ये कहा कि हम डेडलाइन भी आगे करने के लिए तैयार हैं। डेडलाइन आगे हो सकती है, 31 जनवरी को जो डेडलाइन दी हुई है उससे भी आगे जा सकते हैं। अब आप इससे अंदाजा लगा लें कि मुज़ाकरात की जरूरत दोनों में से कौन सा फरीक ज्यादा महसूस कर रहा है, कौन सा फरीक तकलीफ में है और अपनी तकलीफ दूर करना चाहता है, और वो वही फरीक है जिसको पीटीआई कहते हैं। और दूसरा ये जो पता नहीं कौन सा नंबर है इनके पास, रॉन्ग नंबर पे कॉलें करते रहे हैं एजाज सादक साहब को, या उन्होंने अपना नंबर बदल लिया हुआ है, क्या हुआ है क्या नहीं हुआ है। पहले भी गलत दरवाजे पे दस्तक देते रहे, अगर दस्तक देते हैं जाके तो जनाब दरवाजा कुटन लग जाते हैं, वो जो घर वाले ने दरवाजा नहीं खोलते, या फिर कहते यार तुम गलत दरवाजा खड़का रहे हो, गवानिया का दरवाजा खड़काना सी, तुम साडा दरवाजा खड़काई जा रहे हो। इस तरह का तो इनका रवैया है। और मुझे जो नजर आ रहा है, मैं तो पहले दिन से ये कह रहा हूं कि ये मुज़ाकरात जो हैं, इनकी जो बेल है वो मुंडे नहीं चढ़ने। मैं अब भी ये कह रहा हूं, मेरा अब भी यही अंदाजा है, मेरी अब भी यही इंफॉर्मेशन है कि जब तक इमरान खान साहब 9 मई वाला वाकया जो है ना वो कबूल नहीं करेंगे और माफी नहीं मांगेंगे, तो ना मुज़ाकरात आगे चलने हैं, ना ही इमरान खान को कोई रिलीफ मिलना है। बस अब ये मुज़ाकरात मुज़ाकरात कह के इनको छेड़ा जा सकता है। जैसे वो कोई होता है ना मोहल्ले में फिरने वाला बंदा, उसको लोग मुख्तलिफ नामों से छेड़ते हैं, फिर वो ईंट लेके पीछे भागता है। इस तरह की सूरत बनी हुई है पीटीआई वालों की। देखें क्या होता है। अब दीजिए मुझे इजाजत, इंशाअल्लाह मुलाकात होगी नए भी इलाके के साथ। अल्लाह ताला आप पर, मुझ पर, हम सब पर मेहरबान रहे। अल्लाह हाफिज।